हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वेलकम टू अनदर माइंड ब्लोइंग सेशन ऑफ लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, पीवाईक्यूज, जेई एडवांस। यानी आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेई एडवांस के कुछ बेहतरीन पीवाईक्यूज। तो जल्दी से इंतजार किस चीज का है, एक नोटबुक और एक पेन लेकर आ जाइए, मेरे साथ क्वेश्चंस को ट्राई करिए। अच्छा यह होगा इस वीडियो को देखने से पहले आप एक नोटबुक और पेन जरूर से मेरे अपने साथ रख लें। मेरी ये बात आप जरूर मानिएगा। और जैसे मैं क्वेश्चन डिस्प्ले करता हूं स्क्रीन पर, तो आप वो क्वेश्चन को देखिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा और खुद करने की कोशिश करिएगा। अगर बन जाता है बहुत बढ़िया बात है, अपने आप को मेरी तरफ से शाबाशी दीजिएगा। और अगर नहीं बनता है तो उदास या निराश होने की जरूरत नहीं है। वीडियो को प्ले करिएगा और देखिएगा कि आप ऐसा कौन सा पॉइंट था जो मिस कर रहे हैं। तो चलिए आइए चलते हैं प्रॉब्लम प्रैक्टिस पर, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो देखो मित्रों, ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। यह आया था जेईई एडवांस में 2024 पेपर 1 में, और मैं स्क्रीन से बिल्कुल हट गया हूं आप, ताकि आप ये प्रॉब्लम अच्छे से देख सकें। एफ एक फंक्शन है R2R, जी भी एक फंक्शन है R2R, और एफ एक्स डिफाइंड है x mod x sin 1/x, x नॉट इक्वल टू 0 पर यह है, और 0 पर 0 दे रखा है। जी एक्स जबकि 1 - 2x है, 0 से हाफ में, अदरवाइज 0 दे रखा है। और एच एक्स इस तरह से एक डिफाइंड फंक्शन है, a टाइम्स एफ एक्स, b टाइम्स जी एक्स प्लस जी ऑफ हाफ माइनस एक्स, c टाइम्स x माइनस जी एक्स, और d टाइम्स जी ऑफ x, x बिलोंगिंग टू r। और a b c की अलग अलग वैल्यूज पर हमें ये मैच करना है। यहां जो हमें कॉलम दे रखा है एक तरीके से, वो दे रखा है h is 1 1, h is on 2। तो ये जो एच एक्स है 1 1 on 2, डिफरेंशियबल रेंज दे रखी है 0 से 1 या 0 से 0,1, यह हमें बताना है। और यह प्रॉब्लम के जो आंसर्स थे वो इस तरह से मैच द एंट्रीज में ए बी सी डी सिंगल करेक्ट के फॉर्म में दिए हुए थे। तो चलिए आइए करते हैं शुरुआत इस प्रॉब्लम के साथ। तो यहां पहले एफ एक्स लिख लेते हैं। क्या दे रखा है? एफ एक्स हमें दे रखा है x mod x sin 1/x, x mod x sin 1/x। So fx is given to be x mod x, it is given to be x mod x sin 1/x, अगर x 0 नहीं है, और 0 पर वैल्यू 0 दे रखी है। ये हमें fx दे रखा है। और जो gx दे रखा है वो है 1 - 2x, 1 - 2x, अगर x 0 से हाफ हो, और अदरवाइज इट इज गिवन टू बी 0। अदरवाइज का मतलब हो गया x लेस देन 0 या फिर x ग्रेटर देन हाफ। इस पर यह है gx, हमें यह दे रखा है। अब यह कह रखा है तो पहले हमें ये वाले फंक्शंस कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे यार, gx प्लस जी ऑफ हाफ माइनस एक्स, फिर x माइनस जी एक्स, तब जाके हम hx बनाएंगे। तो सबसे पहले g ऑफ हाफ माइनस एक्स बनाते हैं। तो g ऑफ हाफ माइनस एक्स, इसका मतलब क्या, जहां जहां x होता है g में, वहां वहां आप हाफ माइनस एक्स रख दीजिए। तो यहां आ जाएगा 1 - 2 टाइम्स हाफ माइनस एक्स। और ये कब आ गया? जब x 0 से लेकर हाफ के बीच में हो, और अगर x 0 से छोटा हो या फिर हाफ से बड़ा हो, तो उस केस में, है ना, x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन हाफ, तो उस केस में वैल्यू आ जाती है x नहीं बल्कि क्या लिखना चाहिए, हाफ माइनस एक्स लेस देन 0 या फिर हाफ माइनस एक्स ग्रेटर देन हाफ। तो ये आ जाता है उस केस में। तो दिस बिकम्स 1 माइनस, दिस बिकम्स 1 - 1, दैट इज 0, दैट बिकम्स 2x, अगर x 0 से हाफ है, 0 से हाफ। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो यहां से आ जाएगा x लेस देन हाफ, x लेस देन हाफ, और यहां से आ जाएगा x लेस देन 0। यानी ये वही की वही, यहां पर जो देखा जाए जो इंटरवल्स और डेफिनेशन है जी एक्स के, वही जी ऑफ हाफ माइनस एक्स के भी आ रहे हैं, और ये आ रहा है 0। तो अगर मुझे कहा जाए इन दोनों को जोड़ दिया जाए, जी एक्स प्लस जी ऑफ हाफ माइनस एक्स, जी एक्स प्लस जी ऑफ हाफ माइनस एक्स, अगर हम इन्हें ऐड करें तो ये जब जुड़ेगा 0 से हाफ के बीच में तो आंसर आएगा 1। यानी कि ये होता है 1 जब x 0 से हाफ के बीच में लाई करे, और अगर x 0 से छोटा हो या फिर x हाफ से बड़ा हो, उस केस में यह आ जाएगा 0। सो दैट इज g ऑफ हाफ माइनस एक्स। ये तो हो गया g ऑफ हाफ माइनस एक्स प्लस जी एक्स की डेफिनेशन। अब हमें एक फंक्शन और कंस्ट्रक्ट करना है, दैट इज x माइनस जी एक्स। तो मेरे ख्याल से x माइनस जी एक्स को कंस्ट्रक्ट करना कुछ खास मुश्किल नहीं है। अगर मैं x माइनस जी एक्स को कंस्ट्रक्ट करता हूं तो यह आ जाएगा x माइनस 1 प्लस 2x, अगर x 0 से हाफ है, और नहीं तो x माइनस 0 अगर x 0 से छोटा है या फिर x हाफ से बड़ा है। यानी हम कह सकते हैं कि x माइनस जी एक्स
कम्स आउट टू बी 3x माइनस 1, या फिर x, और ये कब है 0 से हाफ के बीच में, और यह है जब x 0 से छोटा हो या फिर x हाफ से बड़ा हो। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ x माइनस gx। अब हम इन सबको इकट्ठा करते हैं। यहां पर जो hx है वो है a टाइम्स fx। hx जो हमें दे रखा है वो है a टाइम्स fx। hx इज गिवन टू बी a टाइम्स fx प्लस b टाइम्स g of x प्लस g of हाफ माइनस x, g of हाफ माइनस x प्लस c टाइम्स x माइनस gx, यही था शायद, और प्लस और भी कुछ है क्या, प्लस d of d इंटू जी एक्स प्लस d इंटू जी एक्स। दिस इज फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। तो fx जिस हिसाब से हमें दे रखा है ये रहा हमारा fx। तो हमें किस किस फंक्शन को कंबाइन करना है, हमें कंबाइन करना है इसको, अगर देखा जाए हमें कंबाइन करना है एक तो इसको, फिर इसको, इसको और इसको, हमें इन फंक्शंस को कंबाइन करना है, ठीक है ना। तो लेट अस कंबाइन दीज फंक्शंस। a टाइम्स fx, तो a टाइम्स fx, और ये कब है जब x पूरे r पर एक्सेप्ट 0, ये डेफिनेशन है, 0 पर ये डेफिनेशन है। तो अगर मैं इसको ब्रेक कर लूं 0 से हाफ में 0 पर ओपन रहने दूं तो मैं hx को लिख सकता हूं, क्योंकि hx पर 0 पर fx की डेफिनेशन कुछ अलग से डिफाइंड है। तो अगर x में ले लेता हूं 0 से हाफ, इफ आई टेक्स hx फ्रॉम 0 टू हाफ, मैंने 0 पर ओपन लगा दिया, तो उस वक्त a टाइम्स ये बन जाएगा x मॉड x साइन 1 अपॉन x, है ना। a मॉड x, a मॉड x, x मॉड x, a x मॉड x साइन 1 अपॉन x, बिल्कुल सही। और दूसरा जो ये बन जाएगा 0 से हाफ में, इट इज जस्ट 1, तो प्लस b इंटू 1, b इंटू 1, तो x हम कहां से कहां तक ले रहे हैं, 0 से हाफ, ध्यान रखें 0 पर ओपन, 0 से हाफ, वी टेकिंग x फ्रॉम 0 टू हाफ, ठीक है। वो fx के कारण हमें 0 को हटाना पड़ा, उसमें वैल्यू 0 दे रखी है, और 0 से हाफ में यह है 1, तो b टाइम्स दिस 1 प्लस c टाइम्स इट इज 3x माइनस 1, x माइनस जी एक्स, अगर देखें 0 से हाफ में 3x माइनस हाफ, और प्लस d इंटू 0 से हाफ में 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x, सो दैट इज फ्रॉम 0 टू हाफ। अगर मैं सिर्फ 0 पर देखूं, इफ आई लुक एट 0, तो 0 पर इसकी वैल्यू तो 0 है, 0 पर इसकी वैल्यू 1 है, तो इट इज जस्ट b, और 0 पर यह है माइनस c, 0 पर इसकी वैल्यू कितनी है, 0 पर भी ये वैल्यू माइनस 1 है, तो 0 पर माइनस c और प्लस d, दिस इज एट 0। और अगर x हाफ 0 से छोटा है या हाफ से बड़ा है, दोनों ही केसेस में x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन हाफ, उस केसेस में ये तो आ जाएगा a, तो पूरा वैसे का वैसे ही मॉड x साइन 1 अपॉन x प्लस b इंटू 0, क्योंकि उस वक्त इस इंटरवल में ये b टाइम्स दिस, ये 0 है, c टाइम्स x। अरे हाँ, लेकिन यार यहाँ पर अरे ये x लेस देन हाफ लिख दिया यार गलती से मैंने, तो इसको आप सही कर देना। ये कितना होगा, x ग्रेटर देन हाफ, क्योंकि x ग्रेटर देन हाफ ही आ रहा है ना, हाँ x ग्रेटर देन हाफ, तो वहाँ गलती से मैंने x ग्रेटर देन हाफ लिखना चाहिए था, और मैंने गलती से वहाँ लिख दिया x लेस देन हाफ। लेकिन जब हमने इन्हें ऐड किया g ऑफ x प्लस g ऑफ हाफ माइनस x, ऑब्वियस सी बात है x ग्रेटर देन हाफ और x लेस देन 0 ही लेकर हमने ये फंक्शंस बनाए हैं। तो वहाँ एक छोटा सा माइनर सा एरर है, और वो एरर हमने यहाँ रेक्टिफाई कर दिया, यानी क्या होना चाहिए, x लेस देन हाफ होना चाहिए, x लेस देन हाफ नहीं, x ग्रेटर देन हाफ होना चाहिए, x ग्रेटर देन हाफ, ठीक है। तो यहां पर अब हम कह सकते हैं कि 0 से छोटे पर और हाफ पर से बड़े पर ये तो है 0, तो b टाइम्स तो हो जाएगा 0, और साथ में 0 से छोटे पर और हाफ से बड़े पर यह है x, यानी हो जाएगा c टाइम्स x, c टाइम्स x हो जाएगा, c टाइम्स x, तो b 0 आ गया, c x, बस ये बच गया। सो दैट इज द फंक्शन hx, नाउ दैट इज द फंक्शन hx हमने डिफाइन कर लिया। अब अगर देखा जाए IIT ने a b c की अलग अलग वैल्यूज पर हमें इसे एक्सप्लोर करने के लिए कहा है, तो सबसे पहले p पार्ट देखते हैं। p पार्ट में लिखा है कि अगर a 0 है, b 1 हो, c 0 हो, d 0 हो,
A1 B0 A1 हो और B0 हो, तो A अगर 1 है तो P पार्ट देखते हैं पहले। अगर A कितना है 1, B 0, P 0, D भी 0, ये लिख रखा है A पार्ट में, है ना। जरा देखो नहीं A0 B1, बाकी सब 0, B1 होना चाहिए, बाकी सब 0 होने चाहिए। तो A0, B कितना बेटा, B है 1, बाकी सब 0। तो उस वक्त अगर आप देखेंगे तो HX क्या बन जाएगा सर, HX विल बिकम A0 B1, सर सिर्फ B बचा है यहां पर, B और ये X 0 से हाफ, 0 से हाफ, और यहां पर X इक्वल टू 0 पर सिर्फ फिर से B बच गया, और 0 पर वैल्यू जो आएगी 0 से हाफ के बीच में, इट विल बी जस्ट 0, ये आ गया, है ना। हाँ, अगर B कितना हो जाए, अगर 0 से हाफ के बीच में, और B कितना है 1, B है 1, तो मैं इसे कह सकता हूं दिस बिकम्स 1 अगर X 0, और ये कब है, 0 कब है, 0 आएगा ऑब्वियस सी बात है X लेस देन 0 पर और X ग्रेटर देन हाफ पर, तो मैं कह सकता हूं यह 1 रहेगा 0 से हाफ में, दिस विल बी 1 फ्रॉम 0 टू हाफ क्लोज्ड, 0 टू हाफ में क्लोज्ड, दिस विल बी 1, और हाफ से पीछे, 0 से पीछे और हाफ से आगे विल बी जस्ट 0। तो पहली चीज यहां पर देखा जाए, अगर मैं इसका ग्राफ बना लूं थोड़ा सा, तो आपको इस ग्राफ में देखकर समझ में आ जाएगा कि यह जो ग्राफ है इसमें ये 0 पर 0, 0 पर 1 और हाफ पर भी 1, और फिर उसके बाद यह वैल्यू हमेशा के लिए 0 ही है, यहां भी और इधर भी ये हमेशा 0 ही है। तो अगर देखा जाए यहां पर मतलब ओपन डॉट है, ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर देखा जाए तो इस फंक्शन की जो रेंज हो गई, रेंज ऑफ H 0 और 1 हो गई, सिर्फ रेंज ऑफ H 0 और 1, यानी कि P का अगर मैं देखूं कि जो P का आंसर है वो रेंज 0 से 1, 0 से 1, हाँ 0,1 ये आ गया, रेंज 0 से 1 दैट इज रॉन्ग, H इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल नहीं डिसकंटिन्यूअस, बल्कि हाफ पर और 0 पर, फिर H इज ऑन टू नहीं, ऑन टू नहीं है, 1 1 नहीं है, इट इज ऑल्सो नॉट 1 1, यानी कि P का आंसर 5 आ गया। तो P का आंसर 5 आ गया, इसका मतलब A गलत हो गया भाई, और D गलत हो गया, तो P का आंसर 5 आ गया। सो आई कैन से दैट द आंसर फॉर P इज 5, P का आंसर 5 आ गया, तो P तो 5 पर मैच हो गया। फिर उसके बाद अगले वाले B पार्ट में हमें सिर्फ A1 है, बाकी सब 0 हैं। अगर A1 है और बाकी सब 0 हैं तो मैं इसी स्लाइड को कॉपी करता हूं, A1 है और B बाकी सब 0 हैं, सो A इज 1 एंड ऑल आर 0, तो यानी उस केस में A1 है और बाकी सब 0 हैं। नाउ वी आर इन्वेस्टिगेटिंग अबाउट Q, तो A 0 है, A1 है, बाकी सब B C और D ये सब 0 हैं। तो A अगर 1 है, इफ A इज 1 और B C D सब 0 हैं, तो ये तो 0 हो गया, तो HX आ गया हमारे पास, इट इज A है 1, तो X मॉड X साइन 1 अपॉन X, जब X 0 से हाफ हो और 0 से पहले भी यही आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं 0 से पहले, क्योंकि A 1 है और C 0 है तो ये बचेगा सिर्फ, तो मैं कह सकता हूं X मॉड X साइन X, अगर X 0 नहीं है और X 0 पर वैल्यू क्या आएगी, X 0 पर B C D सब 0 हैं तो 0 आ गई, तो दैट इज HX। अगर मैं अब इस फंक्शन के बारे में आपसे बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट दिस फंक्शन, तो ये फंक्शन का X मॉड X साइन 1 अपॉन X, अगर हम इसको डेरिवेबिलिटी चेक करें, क्योंकि हमारे पास कंटिन्यूटी के लिए कुछ भी नहीं है, A11 तो देखना पड़ेगा, 1 1 है नहीं है, ऑन टू है, डिफरेंशिएबल है R पर, रेंज 0 से 1 तो शायद नहीं होगी, रेंज ऑफ H इज 0 से 1, ओपन 0 टू 1, क्लोज 0 टू 1, फिर वो इंटरवल 0, फिर दो वैल्यूज हैं सिर्फ 0 और 1, ये तो नहीं होने वाला, तो हम इसमें क्या चेक कर लें, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके देखते हैं पहले, है ना। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, इफ आई चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट 0, क्योंकि ये नॉन डिफरेंशिएबल कहां होने वाला है, सिर्फ 0 पर अगर होगा तो लिमिट H टेंडिंग टू 0, इसमें पुट किया H इंटू साइन 1 अपॉन H, राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं, अपॉन H, गौर से देखिए ये 0 आ गया, RHD कम्स आउट टू बी 0,
क्यों, ये h और ये h कट गया, h इंटू साइन 1/h, साइन 1/h इज एन ऑसिलेटरी फंक्शन ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 and 1, और यहां पर इंटू h ये 0 जा रहा है, तो समथिंग ऑसिलेटरी फाइनाइटली बिटवीन -1 and 1 इंटू 0 विल गिव यू 0 एज आंसर। और फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h इंटू मॉड ऑफ माइनस h इंटू साइन ऑफ 1/-h माइनस 0 अपॉन -h। Now this will become, ये हमने LHD के लिए लिखा, तो this will become limit h tending to 0, और ये खुल जाएगा -h से -h कैंसिल आउट हो गया, और तो दिस -h goes with this -h, और हमारे पास बच गया माइनस साइन 1/h और माइनस ऑफ मॉड h का h, बस ये बच गया, और लिमिट क्या आ गई इसमें भी 0, क्योंकि ये फिर से वही ऑसिलेटरी और इनटू 0, तो आंसर आ गया 0। इसका मतलब यह फंक्शन डेरिवेबल है 0 पर, डेरिवेबल ऑन r कह सकता हूं बल्कि अब तो, क्योंकि ये नॉन डेरिवेबल होने की संभावना कहां थी, सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन पर, है ना। तो ये डेरिवेबल हो गया पूरे r पर, यानी q का आंसर जो आ रहा है, Q का आंसर अगर हम, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बाकी पार्ट्स हम एक्सप्लोर करते लेकिन उसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी यहां पर, तो Q का आंसर आ रहा है 3। Q का आंसर क्या आ रहा है 3, तो Q कम्स आउट टू बी 3, तो Q कम्स आउट टू बी 3, दिस इज P एंड हियर आई कैन से दैट Q का आंसर 3 आ जाता है, Q का आंसर क्या आ जाता है 3, और जैसे Q का 3 आया यू कैन बी वेरी श्योर दैट द करेक्ट आंसर विल बी सी, क्योंकि यहां पर Q की मैपिंग किस पर हो रही है 3 पर हो रही है, यानी कि जो अभी हमने जिस कंक्लूजन पर हम पहुंचे वही चीज हमें कहां देखने को मिल रही है सी पार्ट में, क्योंकि हमने यह देखा कि हमारा जो फंक्शन आया hx इस केस में, सेकेंड वाले केस में, दैट कम्स आउट टू बी डिफरेंशिएबल ऑन r, तो क्योंकि जो मैपिंग होगी वो थर्ड पर होगी, देयरफॉर करेक्ट आंसर वुड बी कैलकाटा एंड नॉट बॉम्बे। तो अब अगर देखा जाए आर और एस को हमें करने की जरूरत नहीं है, तो अगर हम एग्जाम में ये प्रॉब्लम कर रहे होते तो शायद पी और क्यू चेक करने के बाद ही हम इसका आंसर मार्क करने काबिल हो जाते, लेकिन फिर भी लेट अस फॉर द कंप्लीटनेस सेक एक्सप्लोर द अदर ऑप्शंस आल्सो। तो यहां पर जो आर ऑप्शन है उसमें देख रखा है अगर C1 हो और D सिर्फ C1 हो बाकी सब 0 हो, तो लेट मी कॉपी दिस स्लाइड, अगर C1 हो और बाकी सब 0 हो, नाउ वी आर एक्सप्लोरिंग द ऑप्शन नंबर R, अगर C1 हो और बाकी सब 0 हो, कहने का मतलब है B और D भी 0 हैं और C कितना है 1 है, तो अगर B और D 0 हैं और बाकी सब 1 है, तो नाउ लेट अस एक्सप्लोर कि अब आंसर क्या आने वाला है। तो इस केस में जरा देखें hx क्या बन जाता है, इस केस में अगर hx देखा जाए C1 है बाकी सब 0 है, तो 3x माइनस 1 ये आ जाता है 3x माइनस 1, अगर x 0 से हाफ के बीच में है, अगर x 0 से हाफ के बीच में है, और 0 पर जो वैल्यू आएगी दैट इज अगेन -1, और ग्रेटर लेस देन 0 पर और ग्रेटर देन हाफ पर ये वैल्यू आ जाएगी 0 नहीं सिर्फ x, ये आ जाएगा, तो दैट इज द फंक्शन दैट वी हैव। तो अगर मैं इस फंक्शन को एक्सप्लोर करना चाहूं, ये फंक्शन कहां, क्योंकि सिर्फ लाइंस ही हैं तो इस फंक्शन का ग्राफ बनाना मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं होगा, लेट अस ड्रॉ द ग्राफ। तो 3x माइनस 1 जो हमें लिख के दे रखा है, 0 पर वैल्यू कितनी आएगी सर, 0 पर वैल्यू आएगी -1, द वैल्यू एट 0 कम्स आउट टू बी -1 एंड वैल्यू एट 1 हाफ कम्स आउट टू बी हाफ, वैल्यू एट हाफ कम्स आउट टू बी हाफ, तो ये हो गया भाई, और फिर वैल्यू एट हाफ 3/2 माइनस हाफ, और 0 पर वैल्यू आ गई -1, और 0 पर वैल्यू यहां से भी कितनी आ रही है -1, फिर उसके बाद y इक्वल टू एक्स लेस देन 0 पर इट इज गिवन टू बी y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स एट x लेस देन 0, तो दैट वुड बी दिस, एक ऐसी लाइन बनेगी जिसके पैरेलल हो जाएगी, हाँ, और यहाँ 0 पर क्या आएगा ओपन डॉट, तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स, और फिर उसके बाद यह जो ग्राफ होगा वो यहीं से चालू होगा, क्योंकि अब जो लाइन दे रखी है हमें वह दे रखी है दैट लाइन इज गिवन टू बी, दैट लाइन इज गिवन टू बी हाउ मच टू अस, वो जो हमें लाइन दे रखी है वो दे रखी है y इक्वल टू एक्स, और हाफ पर वैल्यू हाफ ही आ रही है, यानी फंक्शन हाफ पर कैसा होगा, हाफ पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, सो दिस फंक्शन इज गोइंग टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू हाफ, so it will be continuous at x equal to half, तो हाफ पर ये फंक्शन
कंटिन्यूअस होगा। तो अगर ये फंक्शन हाफ पर कंटिन्यूअस होगा तो द ग्राफ इन दिस केस वी हैव द लाइन y इक्वल टू x, बिल्कुल, तो y इक्वल टू x लाइन कुछ इस तरह बन जाएगी, ये बन जाएगा, और ये फंक्शन यहां पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हम यहां से ये डिसकंटिन्यूटी हटाकर वी कैन से दिस बिकम्स कंटिन्यूअस एट हाफ। तो दैट इज द काइंड ऑफ ग्राफ दैट वी आर गोइंग टू हैव। तो इस तरह का ग्राफ हमें दिखाई देगा। अब अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो यह ग्राफ डेफिनेटली मेनी वन है, वन वन तो नहीं है। फिर इसकी जो रेंज है, अगर मैं इसकी रेंज देखूं तो रेंज आएगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी रेंज आएगी पूरा का पूरा आर, रेंज विल बी एंटायर आर, क्योंकि यहां पर 0 से इन्फिनिटी तो ये रेंज आ जाएगी और माइनस इन्फिनिटी से 0 ये वाला पार्ट कवर कर लेगा। सो देयरफॉर दिस फंक्शन विल बी रेंज आर। तो ये फंक्शन ऑन टू हो गया, ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू। सो दिस फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है ना। सो इसका आंसर आ गया, आर का आंसर आ गया 2, एंड दैट सॉलिडिफाइज आवर क्लेम स्टिल आर का मैपिंग 2 पर हो रहा है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो हम कह सकते हैं कि आर इज ऑन टू, आर इज ऑन टू, क्योंकि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। एच बी फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइंड है, एच जो फंक्शन है वह हमारा डिफाइंड है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, उसकी रेंज पूरा का पूरा आर आ रही है, तो डेफिनेटली फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू हो गया, और इसलिए आर का जो आंसर है वह हो जाता है सेकेंड, सेकेंड हो जाता है ना। द आंसर वो आर कम्स आउट टू बी सेकेंड, बिल्कुल। अब लास्ट जो ऑप्शन है ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप ये खुद चेक करना और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताना कि जो एस वाला पार्ट है उसका आंसर क्या आता है, एस पार्ट का आंसर क्या आता है। वैसे तो आपको पता चल ही गया है पूछना, लेकिन आप उसे खुद करके देखें कि एस का आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। यू ट्राई इट योरसेल्फ, ठीक है, तो ये आप खुद करके देखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। ये प्रॉब्लम आया था जेईई एडवांस में 2024 में पेपर 2 में, एंड दिस इज ऑल्सो अ माइंड ब्लोइंग प्रॉब्लम। उम्मीद है कि आप अभी वीडियो को यहीं पॉज करिए, क्योंकि लिमिट का सवाल है, आपका पसंदीदा टॉपिक है, तो अच्छा यही होगा कि आप वीडियो को यहीं पॉज करिए, उसे खुद करके देखिए। यहां लिखा है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर ln x की पावर अल्फा साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये लिमिट हमें 0 दे रखी है, और कह रखा है एस इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स अल्फा बीटा सच दैट ये लिमिट 0 आ जाए, यानी अल्फा बीटा के जितने भी पॉसिबल कलेक्शंस हैं वो सब के सब सेट एस में रखे हैं जिसके लिए इसकी लिमिट की वैल्यू 0 होती है। तो आपको बताना उस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं, यानी इनमें से बताना अल्फा और बीटा की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है। जैसे यहां पर अल्फा -1 बीटा 3 क्या ये पॉसिबल है, ये सब हमें इन्वेस्टिगेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर इसकी लिमिट हमें ऑलरेडी 0 दे रखी है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ln ऑफ एक्स टू द पावर अल्फा इंटू साइन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स टू द पावर अल्फा बीटा और ln ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर बीटा। सो दैट इज व्हाट वी आर गिवन, और यह लिमिट हमें 0 दे रखी है, गिवन टू अस टू बी 0। तो सबसे पहले लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, मेरे पास है साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो साइन के अंदर का जो आर्ग्यूमेंट है वो 0 जा रहा है, तो नीचे भी मैं बना देता हूं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इतना तो कर ही लें। और फिर यहां पर ln ऑफ 1 प्लस एक्स की लिमिट मुझे मालूम है, लेकिन उस केस में x क्या होना चाहिए, टेंडिंग टू 0। तो यहां टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा इसमें से। अगर मैं x कॉमन ले लूं तो ये x की पावर अल्फा बीटा, और इसमें से ln x इंटू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ऐसा लिख दूं कि पावर कितना, बीटा की पावर बीटा। तो दैट इज व्हाट वी हैव हियर। मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे पास जो थ्योरम है जो हमने लिमिट में रिजल्ट पढ़ रखा वो ये पढ़ रखा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, दिस इज 1। तो ये हमने पढ़ रखा है ना। तो यहां पर इस केस में ये जो x है ये कहां जाना चाहिए, 0, तो वो 0 नहीं जा रहा, इट इज गोइंग टू इन्फिनिटी। तो आप इसमें धोखा मत खाइएगा, कई लोग इसे ऊपर नीचे अलग पार बीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको 1 लिख देंगे, दैट वोंट बी ट्रू ओवर हियर। तो हमने इसमें से एक x कॉमन ले लिया ताकि ln ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स बन जाए, ठीक है। और ऊपर है ln x की पावर अल्फा और साथ में साइन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसकी लिमिट को मैं L कह रहा हूं अभी। तो अब यहां से हम इसे कह सकते हैं दिस बिकम्स
लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन 1/x² अपॉन 1/x², आप समझते हैं ये तो 1 हो जाएगी, और साथ में 1/x की पावर अल्फा बीटा प्लस 2, और साथ में ln x की पावर अल्फा, और नीचे बन गया ln x प्लस ln ऑफ 1 प्लस 1/x log a प्लस b, log a प्लस log ab is log a प्लस log b into sin x², into sin x². So that is where we are now. ये l आया, और ये l हमें 0 दे रखा है, तो इसकी लिमिट तो 1 होगी। खैर, अब इसमें जो लिख रखा है हमारे पास, इसकी लिमिट हमें 0 दे रखी है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहां साइन 1/x² अपॉन 1/x², दिस विल बी 1 इंटू 1/x टू द पावर अल्फा बीटा प्लस 2, और अगर मैं इसमें से ln x कॉमन निकाल लेता हूं, कॉमन निकाल लूं क्योंकि ऊपर एक ln x से शायद कुछ कट पिट जाए, तो एक ln x कॉमन निकाल लेते हैं, तो ln x कॉमन निकाला, ये बच गया 1 प्लस ln ऑफ 1 प्लस 1/x अपॉन ln x टू द पावर बीटा, और ऊपर यहां पर भी बाहर क्या आएगा, ln x की पावर बीटा कॉमन आएगा, ln x की पावर बीटा, तो वी विल हैव ln x टू द पावर बीटा, और यहां ln x टू द पावर अल्फा इंटू साइन 1/x²। अब जरा देखते हैं क्या क्या चीजें सॉर्टेड हैं इसमें लिमिट में। यह लिमिट तो 1 जाएगी भाई, है ना, ये तो जाएगी 1, ठीक है। अब अगर मैं इसको देखूं, ln ऑफ 1 प्लस एक्स, ln ऑफ 1 प्लस 1/x, और साथ में नीचे है ln x, तो अगर हम देखें जब x 0 जाता है, दिस विल गो टू 0, व्हेन x गोज टू इन्फिनिटी, सॉरी, व्हेन x गोज टू इन्फिनिटी, तो यह वाली क्वांटिटी जाएगी ln 1 एंड दैट विल गो टू 0, और यह वाली क्वांटिटी जाएगी ln इन्फिनिटी, दैट इज इन्फिनिटी, तो ये बनेगा 0 इंटू 1/इन्फिनिटी यानी कि 0। तो मैं कह सकता हूं कि यह वाला पार्ट भी कहां जा रहा है, यह वाला पार्ट भी 0 जा रहा है, तो ये पार्ट भी 0 जा रहा है, तो दिस पार्ट इज टेंडिंग टू 0, यानी ये लिमिट भी हमें 1 मिलने वाली है। तो अब हमें जो जो सॉर्टेड है वो हम अलग अलग लिख देते हैं साथ में, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन ऑफ 1/x², ये तो सेटिस्फाई होगा ना, 1/x² अपॉन 1/x², ये हो गया। फिर साथ में 1/1 प्लस ln ऑफ 1 प्लस 1/x अपॉन ln x टू द पावर बीटा। अब बीटा चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता इस केस में, बीटा चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ऑब्वियस सी बात है ये लिमिट 1 जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर अब हमारे पास बच गया कुल मिलाकर ln x टू द पावर अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय x टू द पावर अल्फा बीटा प्लस 2 इंटू साइन x², इंटू साइन x², ये बच गया अपने पास। दैट इज व्हाट रिमेन्स विद अस, दैट इज व्हाट रिमेन्स विद अस। ये भी 1 जा रहा है, ये भी 1 जा रहा है, अब हमें इसको देखना है। नाउ लेट अस लुक एट दिस, ये कहां जाएगा, उसको मैं l डैश लिख लेता हूं, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहां लिख लेता हूं ln x टू द पावर अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन x² अपॉन x टू द पावर अल्फा बीटा प्लस 2। यह जो पावर, ये जो लिखा है, ये ऑसिलेटरी होगा, ऑसिलेट्स बिटवीन -1 and 1, between -1 and 1, so this will be an oscillatory function because x इंफिनिटी जा रहा है, तो आपको पता है साइन के अंदर का आर्ग्यूमेंट अगर इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो साइन की वैल्यू क्या करती है, एक तरीके से ऑसिलेट करती है, कहां से कहां के बीच में, -1 से 1 के बीच में, ये हिलता डुलता रहेगा, ये वैल्यू एक फाइनाइट आएगी -1 से 1 के बीच में, ये कहना चाहिए, ठीक है। और मेरे पास है ln ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो मैं कह सकता हूं ये एक फाइनाइट वैल्यू, बल्कि है ना, दिस इज अ फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 and 1, ठीक है। जैसे जैसे x बढ़ेगा ये मैं कह सकता हूं फाइनाइट वैल्यू है, बल्कि ऑसिलेट की बजाय मैं यहां कह देता हूं इट लाइज बिटवीन -1 and 1, तो साइन ऑफ x² फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 and 1, फाइनाइट वैल्यू होगी जो -1 और 1 के बीच में लाई करती हुई होगी। अब अगर ये 0 आ जाए, अगर ये क्वांटिटी 0 आ जाए, तो ये 0 इंटू दिस विल बी 0,
अगर ये क्वांटिटी कितनी आ जाए, इसकी लिमिट 0 आ जाए, तो 0 इंटू फाइनाइटली ऑसिलेटिंग वैल्यू बिटवीन -1 and 1 विल गिव अस 0। तो इसकी लिमिट 0, अब देखते हैं इसकी लिमिट 0 कब आ सकती है। देखा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, छोटी सी एनालिसिस करनी पड़ेगी, जो भी हम करेंगे डेफिनेटली। और उस एनालिसिस हम देखेंगे भाई ये लिमिट 0 कब हो सकती है, इस पार्ट की लिमिट 0 कब हो सकती है, क्योंकि इसके 0 आते ही L डैश 0, और L डैश हमने किसको बोला है, बेसिकली इसको बोला है। तो जैसे ही L डैश 0 आ जाएगा तो L भी 0 आ जाएगा। तो हमें वही चाहिए कि भाई L कितना आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तो उसके लिए अल्फा बीटा का पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होगा, उसके लिए हमें कंडीशन यहां मिल सकती है। तो वो एनालिसिस मैं आपके सामने करता हूं, छोटी सी एनालिसिस है, जरा समझना। अगर मान लीजिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी लिखा हो, ln x की पावर a अपॉन x की पावर b, जहां b पॉजिटिव हो, वेर b इज पॉजिटिव, a कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो आप इसमें अगर मैं एक केस ले लूं, a पॉजिटिव है, a नेगेटिव है, या फिर a 0 है, तो आप देख सकते हैं इस केस में तो अगर a नेगेटिव हुआ तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन x की पावर b इंटू ln x की पावर माइनस ऑफ a। माइनस ऑफ a विल बी अ पॉजिटिव नंबर एंड दिस होल थिंग माइनस ऑफ a, ध्यान रखिएगा माइनस a कैसा होगा, माइनस a विल बी अ पॉजिटिव नंबर। और जब माइनस पॉजिटिव नंबर होगा तो ये पूरा का पूरा क्वांटिटी जाएगा इंफिनिटी, इंफिनिटी, यानी दोनों के दोनों कहां जाएंगे, इंफिनिटी। एंड 1 अपॉन इंफिनिटी विल बी 0, तो ये लिमिट 0 आ जाएगी। और अगर a 0 हो गया उस केस में तो कहना ही क्या, एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, और ये हो गया ऊपर 1 अपॉन x की पावर b, उस केस में भी लिमिट 0। अब बचा ग्रेटर देन 0 वाला केस। अगर a ग्रेटर देन 0 वाला केस देखें तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी ln x की पावर a अपॉन x की पावर b, ये हो गया इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म, क्योंकि इंफिनिटी पर ln x की वैल्यू इंफिनिटी जाएगी। तो हम लगा सकते हैं, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, ये हो गया a ln x की पावर a माइनस 1 इंटू 1 अपॉन x अपॉन b x की पावर b माइनस, दिस विल अगेन चेंज टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी a ln x की पावर a माइनस 1 अपॉन b x की पावर b। अभी भी ये क्या बन गया सर, अभी भी अगर देखा जाए ln x की पावर 1 है, नीचे कितना है b पावर। अगर a माइनस 1 अभी भी पॉजिटिव है फिर से हम लॉपिटल लगा देंगे। अगर a माइनस 1 अभी भी पॉजिटिव है तो हम फिर से लॉपिटल लगा देंगे। लॉपिटल कब तक लगेगा, जब तक a माइनस, जब तक ये पावर क्या ना हो जाए, तो 0 ना हो जाए या फिर नेगेटिव ना हो जाए। अगर ये पावर, और देखो एक चीज और ऑब्जर्व करो, नीचे x की पावर b की हालत में की हालत पतली होती जा रही है। अभी a माइनस 1 आया और अगर a माइनस 1 पॉजिटिव है तो फिर लॉपिटल लगाएंगे, यहां हो जाएगा a माइनस 2, तो यानी इसकी हालत लगातार पतली होती चली जाएगी, ये कमजोर होता चला जाएगा, पावर कम होती चली जाएगी। कब तक, जब तक या तो ये पावर 0 ना बन जाए, लॉपिटल तब तक लगा सकते हैं या फिर तब तक जब तक ये पावर नेगेटिव ना बन जाए। तो कुल मिलाकर इस केस में भी दो बातें हो सकती हैं कि भाई यहां पर a माइनस अगर अभी भी पॉजिटिव है तो हम लॉपिटल लगा देते हैं, अगर a माइनस 1 अभी भी पॉजिटिव है तो हम लॉपिटल लगा देते हैं। तो जैसे ही हमने लॉपिटल लगाया, ये हो गया a माइनस 2, नीचे क्या आ गया सर, b स्क्वायर x की पावर, यहाँ इंटू 1 बाय एक्स था, x की पावर b। तो आप ऑब्जर्व करिए ln x की पावर a माइनस 2 आ गया। ये कब किया हमने, अगर a माइनस 1 पॉजिटिव हो, अगर a माइनस 1 कैसा हो, पॉजिटिव हो, इफ a माइनस 1 इज पॉजिटिव, तो हम इसमें लॉपिटल लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये 0 लगा, अगर a माइनस 1 0 हो जाए या फिर a माइनस 1 0 से बड़ा हो जाए, 0 से छोटा हो जाए, तो इस केस में, दोनों ही केसेस में जो लिमिट आएगी वो आ जाएगी 0। लिमिट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्यों, ये ln x नीचे चला जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा, इंफिनिटी, एंड समथिंग अपॉन इंफिनिटी विल गो टू 0। तो इस केस में भी अभी a माइनस 2 आ गया, अब या तो ये नेगेटिव बन जाए या फिर पॉजिटिव हुआ, फिर इसमें लॉपिटल लगा देंगे और फिर लॉपिटल लगाएंगे तो फिर से वही चीज दोबारा से पूरी की पूरी एनालिसिस रिपीट करी जा सकती है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है भाई कि यहां जो ये पावर है, ये पावर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, है ना, ये जो लिमिट आएगी, ये लिमिट कितनी आ जाएगी, अल्टीमेटली दिस लिमिट विल कम आउट टू बी 0। ये लिमिट 0 आ जाएगी। तो यहां पर फिर से एनालिसिस होगी कि अगर a माइनस 2 पॉजिटिव होगा भाई, फिर आप लॉपिटल लगा दोगे। अगर a माइनस 2 नेगेटिव हुआ या फिर a माइनस 2 0 हुआ
तो फिर यह लिमिट अल्टीमेटली 0 ही आएगी। तो फिर a-2 में फिर लॉपिटल लगाओगे, अगर पॉजिटिव हुआ तो फिर a-2 से बन जाएगा a-3। तो कभी ना कभी माइनस होते होते या तो पावर नेगेटिव या फिर 0 बनेगी और अंत में आके वहां लिमिट कितनी हो जाएगी, 0। तो यहां से कंक्लूजन इस एनालिसिस से यही निकला कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी ln x की पावर a अपॉन x की पावर b, यह हमेशा 0 होता है फॉर ऑल b ग्रेटर देन 0। यानी अगर b पॉजिटिव है तो ln x की पावर a चाहे कुछ भी हो, यह हमेशा 0 होता है। तो इसी चीज को मैं उल्टा भी कह सकता हूं, क्या कि अगर मैं a नेगेटिव हो जाए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी ln x की पावर a चाहे कुछ भी हो, x की पावर b और b नेगेटिव हो, तो उस केस में यह लिमिट इंफिनिटी की तरफ जाएगी। उस केस में यह लिमिट फाइनाइट नहीं होगी। दिस लिमिट विल नॉट बी अ फाइनाइट नंबर। ये लिमिट कहां जाएगी, इंफिनिटी की तरफ जाएगी, प्लस या माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगी, नॉट फाइनाइट। इज विल बी इक्वल टू इंफिनिटी या फिर माइनस इंफिनिटी डिपेंडिंग ऑन द केस, अगर b नेगेटिव हुआ। क्योंकि अगर यह है b ग्रेटर देन 0 के लिए यह लिमिट हमेशा 0 आ रही है, और b लेस देन 0 के लिए यह लिमिट हमेशा क्या आ जाएगी, इंफिनिटी या फिर माइनस इंफिनिटी डिपेंडिंग अपॉन द केस। क्योंकि बेसिकली वो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। x की पावर b, मान लो यहां पावर है 2 और यहां पावर हो जाए -2, तो ये पावर ऊपर पहुंच जाएगी, x की पावर 2 ऊपर पहुंच जाएगी। तो उस केस में लिमिट क्या जाएगी, इंफिनिटी आ जाएगी। तो इस केस में हम कह सकते हैं एनालिसिस यहां पर पूरा होता है कि अगर ln x की पावर a अपॉन x की पावर b हो और b 0 से बड़ा हो, तो चाहे a कुछ भी हो, ये वैल्यू 0 आएगी। और यह अगर b नेगेटिव हो तो इस केस में दिस वैल्यू विल टेंड टू इंफिनिटी या फिर माइनस इंफिनिटी। तो अब क्वेश्चन पर वापस आते हैं। यहां पर इस क्वेश्चन में अगर मुझे चाहिए l' 0 होना चाहिए, तो कंडीशन क्या लगाऊं, अल्फा बीटा प्लस 2 शुड बी पॉजिटिव। अगर अल्फा बीटा प्लस 2 पॉजिटिव हो गया, देन क्लियरली l' 0 होगा। l' क्या होगा, 0 होगा। तो अब जो हमें कॉम्बिनेशन दे रखे हैं a में हमें दे रखा था -1, 3। तो अल्फा तो हो गया -1 और बीटा हो गया 3, तो अल्फा बीटा प्लस 2 ये आ गया -1 विच इज नेगेटिव। तो ए पार्ट इज रॉन्ग, क्योंकि अगर नीचे वाली पावर नेगेटिव है तो अभी हमने एनालाइज किया कि उस केस में लिमिट कहां जाएगी, इंफिनिटी जाएगी। तो लिमिट अगर इंफिनिटी जाएगी तो उस केस में इस पूरे की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी फाइनाइटली। जब एग्जिस्ट नहीं करेगी तो l' की वैल्यू भी फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करेगी, 0 नहीं आने वाली। तो ये हो गया। फिर बी पार्ट अगर देखा जाए, बी ऑप्शन में शायद लिख रखा था, बी ऑप्शन में लिख रखा है -1, तो -1, तो यह अल्फा हो गया, यह बीटा हो गया। तो अल्फा बीटा प्लस 2 की वैल्यू आ गई 1 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब बी इज अ करेक्ट आंसर, बी करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि इस पर वैल्यू 0 आ जाएगी l' की, इसलिए l की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। फिर सी जो है हमारे पास, सी पार्ट जो हमारे पास है वो है 1 - 1। तो ये अल्फा और ये है बीटा, सिमेट्रिक है। वैसे तो अल्फा बीटा प्लस 2 वाली कंडीशन सिमेट्रिक है, तो सर ये आता है 1 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब यह भी आंसर सही हो गया। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब डी ऑप्शन पर आते हैं। जो डी ऑप्शन है 1, -2 बिलोंग्स टू एस। तो 1, -2 अगर देखा जाए, ये अल्फा ये बीटा, तो 1 × -2 प्लस 2 ये आ गया 0। अच्छा, अगर नीचे वाली पावर 0 हो जाए, नीचे वाली पावर क्या हो जाए, 0 हो जाए, क्योंकि अभी तक हमने जो एनालिसिस की उसमें पावर पॉजिटिव है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, 0 आती है, और अगर नीचे वाली पावर नेगेटिव है तो लिमिट इंफिनिटी जाती है। लेकिन अगर 0 है तो उस केस में क्या होगा, अगर ये 0 है तो ये जो लिमिट l' है वो एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी 1, -2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा ln x की पावर 3 और साथ में साइन x²। और जब x इंफिनिटी जाएगा तो ये लिमिट एक तरीके से क्या करेगी, 0 के बराबर नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि ये इंफिनिटी जाने वाला है और ये -1 और 1 के बीच में कहीं ना कहीं एक नंबर होगा, तो इसकी लिमिट 0 तो नहीं आएगी। तो इसका मतलब यह वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो डी इज ऑल्सो रॉन्ग। तो कुल मिलाकर जो हमारे पास आंसर आया वो आया बॉम्बे एंड कलकत्ता। बहुत ही बेहतरीन सवाल था और मुझे उम्मीद है जो इसमें एनालिसिस हमने की है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। ln x की पावर a अपॉन x की पावर b की जो लिमिट की बात हमने यहां कर रखी है कि अगर a
चाहे कुछ भी हो, बी पॉजिटिव होना चाहिए, तब ये लिमिट हमेशा जीरो आएगी। तो पहला केस लेस देन जीरो पर तो आपने देख ही लिया, जीरो इक्वल टू जीरो पर भी जीरो आ गया। ग्रेटर देन जीरो पर आप देख रहे हैं कि हम इसमें लॉपिटल लगा सकते हैं, क्योंकि ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। और फिर हमने एक बार लॉपिटल लगाया और हमारे पास हमने देखा, ऑब्जर्व किया कि x की पावर b की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा, वो सेम टू सेम रह रहा है। लेकिन x की ln x की पावर a माइनस वन कैसा हो गया, नेगेटिव। अब यहां तीन बातें, अगर a माइनस वन जीरो हो गया तो डेफिनेटली लिमिट जीरो आएगी, अगर a माइनस वन नेगेटिव हो गया तो ये लॉग नीचे आ जाएगा, लिमिट फिर जीरो आ जाएगी, और अगर ये पॉजिटिव हुआ फिर लॉपिटल लगेगा। अब फिर से जैसे ही लॉपिटल लगा फिर वही बात है, a माइनस टू लेस देन जीरो, जीरो आएगी लिमिट उस केस में, a माइनस टू इक्वल टू जीरो तब भी लिमिट जीरो आएगी, और a माइनस टू पॉजिटिव हुआ तो फिर लॉपिटल लग जाएगा। तो ये रिपीटेडली लगता चला जाएगा, कब तक, जब तक पावर जीरो ना हो जाए या नेगेटिव ना हो जाए। और जब ln x की पावर जीरो या नेगेटिव होती है तो हमने देखा है उस केस में लिमिट जीरो ही आती है, यानी कुल मिलाकर इस केस में आंसर जीरो ही आने वाला है, चाहे a पावर कुछ भी हो। और वही कंडीशन हमने यहां यूज की है कि अगर अल्फा प्लस बीटा 2 से बड़ा है देन क्लियरली l डैश जीरो होगा। फिर अल्फा बीटा प्लस 2 अगर नेगेटिव हो जाए, यानी बेस वाली पावर, ये पावर नेगेटिव हो जाए, तो बेसिकली चाहे ln x की पावर a चाहे कुछ भी, उससे में कोई लेना देना नहीं है, बस x की पावर b अगर नेगेटिव हो गया तो आप समझे ये पावर कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। यानी एक तरीके से इसका क्या हो गया, ऊपर वाले का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल हो गया तो वैल्यू कहां जाएगी, या तो इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, डिपेंडिंग ऑन वो ln x वाला जो फैक्टर है उसके हिसाब से। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैक्सिमम जगह में इसका जो सॉल्यूशन है वो बस बड़ा ही चारों के चारों पार्ट्स को हम पुट कर दें और चेक करें तब जाकर सॉल्यूशन आता है। लेकिन मेरे ख्याल से ये कंडीशन अगर आप लगाएंगे अल्फा बीटा प्लस टू ग्रेटर देन जीरो, तो आप आराम से बिना तीनों के तीनों ऑप्शन पुट करे बिना, चेक किए बिना, रखे बिना आप चेक कर सकते हैं कि वहां लिमिट जीरो आती है या नहीं आती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। यह प्रॉब्लम आया था IIT-JEE में 2012 में। यहां लिखा है fx इज इक्वल टू an sin पाई x, अगर x बिलोंग्स टू 2n से 2n प्लस वन क्लोज इंटरवल और 2n माइनस वन से 2n ओपन इंटरवल, तो bn है cos पाई x। तो हमसे कहा गया है f कंटिन्यूअस फंक्शन है फॉर ऑल n, तो इसमें से कौन सा कंडीशन ट्रू है, होल्ड या होल्ड्स। यानी कहने का मतलब ये क्वेश्चन कैसा है, मल्टीपल करेक्ट, वन और मोर देन वन करेक्ट। तो क्या किया जाए, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं एट x बराबर 2n इवन इंटीजर्स पर, क्योंकि ये कहां टूटेगा, या तो 2n पर टूटेगा या फिर ऑड पर टूटेगा। तो 2n पर अगर चेक करें, लिमिट x टेंडिंग टू 2n प्लस, तो 2n प्लस में वी विल हैव द साइन प्लस साइन कितना पाई x। तो जब 2n प्लस में रखेंगे तो आंसर आएगा an प्लस साइन 2n पाई। दिस कम्स आउट टू बी an, क्योंकि साइन ऑफ इवन एनी मल्टीपल ऑफ पाई विल गिव यस जीरो। और अगर मैं लिमिट x टेंडिंग टू 2n माइनस लिखता हूं तो वहां आ जाएगा bn प्लस कॉस पाई x, 2n माइनस में ना, और ये लिमिट आ जाएगी bn प्लस कॉस 2n पाई, दिस विल बी bn प्लस 1। और फॉर कंटिन्यूटी ये दोनों बराबर होंगे, सिंस f इज कंटिन्यूअस। f कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस है, तो इसलिए क्या होना चाहिए, दिस इंप्लाइज an शुड बी इक्वल टू ln, मतलब LHL शुड बी इक्वल टू RHL, तो an माइनस bn विल बी 1। तो एक ऑप्शन तो आया कि नहीं आया, हाँ ऑप्शन बी आ गया। और ऑप्शन बी आते ही मैं कह सकता हूं कि ऑप्शन ए गलत हो गया, क्योंकि n की जगह n माइनस वन रखें तो an माइनस वन माइनस bn माइनस वन विल बी अगेन 1 ओनली, तो देयरफॉर ए ऑप्शन इज रॉन्ग। अब सी और डी ऑप्शन के लिए देखा जाए, अब हम चेक करना चाहते हैं मान लीजिए 2n प्लस वन पर। अब 2n प्लस वन पर जब चेक करेंगे तो fx बराबर यहां पर है an प्लस साइन पाई x, जब x बिलोंग करे इधर, when x belongs to sin pi x, x belongs to 2n से 2n प्लस वन, 2n से 2n प्लस वन, और यहां bn प्लस कॉस पाई x, जब x बिलोंग करे 2n माइनस वन से 2n। अब हम चेक करते हैं एट
2n+1 पर चेक कर लो या 2n-1 पर। चलो 2n-1 पर चेक कर लेते हैं। 2n-1 पर RHL क्या आ जाएगी? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2n-1 प्लस RHL। तो RHL के लिए तो यही यूज हो जाएगा, तो यह आ जाएगा bn प्लस कॉस पाई एक्स। अब जब इसमें 2n-1 रखेंगे तो यह आएगा bn प्लस कॉस 2n-1 इंटू पाई, एंड दैट विल बी कॉस ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई विल बी -1। यह आ गया, एन नेचुरल नंबर है ही, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब 2n-1 पर जब हम चेक करते हैं, है ना, n क्या है? फॉर एवरी इंटीजर n इज एन इंटीजर। तो अभी तो मैंने इंटीजर लिया, तो ऑब्वियस सी बात है हर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर कॉस की वैल्यू -1 आती है। अब 2n-1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट कहां से निकालें? यह है सबसे बड़ा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब आप देखो यहां 2n-1 के राइट में तो फंक्शन डिफाइंड है ऐसे, तो अगर मैं n की जगह n-1 रख दूं, है ना, n की जगह n-1 रख दूं, तो fx क्या आ जाता है सर? fx आ जाएगा an-1 x बिलोंग्स टू 2n-2 से 2n-1 और प्लस का साइन पाई एक्स, है ना, यहां fx इज इक्वल टू an-1 और प्लस साइन an-1, क्योंकि इंडेक्स हो जाएगा an-1 प्लस साइन पाई एक्स। ये कब? जब x बिलोंग करता हो 2n-2 से लेकर 2n-1, और bn-1 प्लस कॉस पाई एक्स जब x बिलोंग करता हो 2n-3 से 2n-2 के बीच में, 2n-3 से 2n-2 के बीच में, ये तब आ जाएगा। तो अगर मुझे 2n, बस यही सबसे बड़ा पेचीदा काम था इस सवाल में, वहां मैक्सिमम लोगों को ये समझ में नहीं आता कि 2n-1 के लिए क्या किया जाए। तो 2n-1 के लिए क्या करोगे? n की जगह n-1 रख दो। तो जैसे ही अपने n की जगह n-1 रखा 2n-1 के लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, है ना, ये समझ नहीं आ रहा था वहां पर। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2n-1 नेगेटिव विल बी an-1 प्लस साइन पाई एक्स। 2n-1 नेगेटिव, क्योंकि 2n+2 और 2n-1 के बीच में x an-1 साइन पाई एक्स है, ये लिखा हुआ है। तो इस केस में आ जाएगा an-1 प्लस साइन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, एंड दैट वुड बी 0। an-1 इसकी लिमिट आ गई। फॉर कंटिन्यूटी, सिंस f इज कंटिन्यूअस, तो f हर जगह कंटिन्यूअस है पूरे r पर, ऑब्वियसली बात है 2n-1 पर भी कंटिन्यूअस होगा, इसलिए LHL और RHL दोनों बराबर होने चाहिए। तो an-1 माइनस bn इज इक्वल टू -1, an-1 माइनस bn इज इक्वल टू -1। और अगर मैं इसमें n की जगह n+1 रख दूं तो an माइनस bn+1 भी -1 आएगा, जबकि यहां क्या लिखा है? 1 लिखा है। सो देयरफॉर दिस गोज रॉन्ग, देखो कैलकाटा गोज रॉन्ग। देखो द करेक्ट आंसर्स आर बॉम्बे एंड दिल्ली। तो यहां पर देखने वाली बात यही थी कि हमने पहले चेक किया कहां पर? 2n पर। 2n पर तो आराम से चेक हो जाता है, फिर हम चाहे 2n+1 लिखें या 2n-1 पर चेक करें। 2n-1 पर राइट हैंड लिमिट तो मिल जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या किया जाए? इस पूरे सवाल में n की जगह क्या रख दिया जाए? n-1, क्योंकि fx जो दे रखा है दिस होल्ड्स फॉर ऑल इंटीजर, तो अगर ये n के लिए होल्ड कर रहा है तो n-1 के लिए भी होल्ड करेगा, n+1 के लिए भी होल्ड करेगा। तो आपने n की जगह क्या रख दिया? n-1, उससे फंक्शन आ गया an-1 साइन पाई एक्स, और ये हो गया 2n-2 से लेकर 2n-1। अब 2n-1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकल सकती है आराम से। तो दैट वाज एन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट इन दिस। ठीक है, तो ये हुआ। अब एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सवाल है। द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर a फॉर विच दिस इज इक्वल टू 1/4, जिसके लिए ये लिमिट 1/4 आ जाए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1। इसकी लिमिट हमें पहले से दे रखी है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, और अगर यहां लिखें a इंटू 1 माइनस एक्स, तो माइनस a लिख लेता हूं बल्कि, साइन एक्स -1 प्लस माइनस a इंटू एक्स -1 और डिवाइडेड बाय साइन एक्स -1 और प्लस x -1
रेज टू द पावर 1 माइनस, अब देखो 1 के आस पड़ोस में बात चल रही है, वी आर टॉकिंग ऑफ इन द नेबरहुड ऑफ 1, और 1 के आस पड़ोस में ऑब्वियसली बात है x पॉजिटिव होगा, तो हम इस x को लिख सकते हैं रूट एक्स का स्क्वायर, और इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं 1 प्लस रूट एक्स, और नीचे कितना है, नीचे है 1 माइनस रूट एक्स, तो दिस फैक्टर कैंसल्स आउट और हमारे पास आ गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 साइन x माइनस 1, अगर मैं ऊपर नीचे x माइनस 1 से डिवाइड कर दूं, और माइनस a डिवाइडेड बाय साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1। एक चीज और, यहां जो करली ब्रैकेट लगे कई लोग सोचेंगे ये फ्रैक्शनल पार्ट है, जब तक लिखा ना हो तब तक माने नहीं कि फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। हाँ, कभी सोच लो ये फ्रैक्शनल पार्ट देख रखा है, तो कई लोग यही सोचेंगे फ्रैक्शनल पार्ट लिखा है। फ्रैक्शनल पार्ट अगर लिखा होता, अगर ये फ्रैक्शनल पार्ट होता तो आईआईटी आपको लिख कर देता कि दिस करली ब्रैकेट डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो ये आ गया भाई। अब जैसे x 1 की तरफ जाएगा, ये जाएगा 1, ये भी जाएगा 1, 1 तो 1 माइनस a बाई 2, और ये लिमिट हमें कितनी दे रखी थी 1 बाय 4, तो ये क्या हो गया, ये बन गया 1 माइनस a बाय 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 4, ये आ गया, ठीक है। तो 1 माइनस a का होल स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाय 4, तो इसे लिख दूं a माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक ही बात है, बाय 4 इज इक्वल टू 1 बाय 4, a माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 या माइनस 1, हाँ सॉरी ओनली 1, स्क्वायर हटाएंगे तो 1 माइनस 1, माइनस 1 और 1, तो a की वैल्यू एक तो आ गई 0 और एक आ गई 2। ये जब सवाल आईआईटी में आया था तो मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर 2 लिख दिया था, क्योंकि लार्जेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीग्रल इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर विल बी 2, क्योंकि आंसर 2 आ रहे हैं 0 और 2, तो कई लोगों ने इसमें आंसर क्या लिख दिया था सीधा 0, सॉरी 2, क्योंकि यहां लिखा था लार्जेस्ट वैल्यू, तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या आ रही है, देखने में 2 आ रही है, तो आंसर 2 आ गया, बट 2 इज रॉन्ग, 2 इज रॉन्ग। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई 2 इज रॉन्ग ओवर हियर। अगर a 2 हो जाए, अगर a 2 हो जाए तो यहां लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, ये बन जाता है साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस a अपॉन साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1, यही है, ये बन जाता है, और ऊपर पावर है 1 प्लस रूट एक्स, ये पावर जा रही है 2 की तरफ, बेस जा रहा है 2 रखते ही आप देखो ये बन जाएगा, दिस विल बी 1 माइनस a बाय 2, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है a 2 होते ही गौर से देखो, यह जो अंदर वाला नंबर है, ये नंबर हो जाता है नेगेटिव, ये नंबर हो जाता है नेगेटिव। वाई नेगेटिव, क्योंकि दिस विल टेंड टू 1, ये 1 की तरफ जाएगा, तो ये 1 की तरफ जाएगा, 1 के आस पड़ोस में कोई नंबर होगा, माइनस a करेंगे तो ये नंबर 1 के आस पड़ोस में माइनस 2 करेंगे तो ये नेगेटिव हो गया, और नीचे कैसा नंबर है पॉजिटिव, तो कुल मिलाकर ये फ्रैक्शन जो है जिसकी पावर 2 की तरफ जा रही है, दिस विल बिकम नेगेटिव। इसके नेगेटिव होने से क्या दिक्कत होती है, इसके नेगेटिव होने से दिक्कत ये होती है पावर जा रही है 2 की तरफ, तो आप जरा एक सिनेरियो सोचिए, एक नेगेटिव नंबर हो, एक नेगेटिव नंबर हो नीचे, और ऊपर पावर कुछ इस फॉर्म की हो, जैसे 2 माइनस 1 बाय 2 की पावर n फॉर्म की कोई पावर हो, है ना, 2 माइनस 1 बाय 2 की पावर n, जहां n एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर, क्योंकि वैल्यू 2 की तरफ जा रही है, तो जब आप इस नेगेटिव की पावर लिखेंगे तो नेगेटिव नंबर की पावर 2 और साथ में नेगेटिव की पावर 1 अपॉन 2 की पावर n, इवनेथ रूट बनेगा, ये डिफाइंड ही नहीं होगा, नॉट डिफाइंड इन सेट ऑफ रियल नंबर्स, नॉट डिफाइंड इन सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि नेगेटिव की पावर 2 की पावर n जो है, जैसे ये हो गया 4th रूट, 8th रूट, 16th रूट, डिफाइंड ही नहीं होगा। तो कहने का मतलब है जब x 1 की तरफ जाएगा ये पावर 2 की तरफ जाएगी, लेकिन बीच बीच में ये पावर डेफिनेटली 2 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n फॉर्म भी ले सकती है, क्योंकि 2 के पीछे बहुत सारे नंबर्स आएंगे जो रैशनल भी होंगे और इरैशनल भी होंगे। अगर मैं इसकी बात करूं तो एक रैशनल नंबर है, ये आएगा 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन, अगर देखो, अगर मैं ये देख लूं 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, ये नंबर कैसा है, ये भी एक रैशनल नंबर है, और जैसे, और ये भी कहां है 2 के पड़ोस में है,
तो जब x 1 की तरफ जाएगा तो इसमें जब पावर्स इस फॉर्म की बनेगी जहां रैशनल में डिनोमिनेटर जो होगा वो एक पॉजिटिव इवन नंबर होगा, तो उस केस में आप देखेंगे, उस केस में क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव इवन नंबर होगा। जैसे मैंने यहां माइनस लगा लो यार, माइनस लगा लो, मैंने प्लस लिखा था, माइनस लगा दो तो 1 अपॉन हो जाएगा, तब भी ये डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि इवनेथ रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज नॉट डिफाइंड इन रियल नंबर्स। तो देयरफॉर दिस क्वांटिटी, हम ये नहीं कह सकते कि ये क्वांटिटी हमेशा 1/2 की तरफ जाएगी, बल्कि ये -1/2, ये क्या बनेगा सर, ये जाएगा -1/2 की पावर समथिंग टेंडिंग टू 0, टेंडिंग टू 2, टेंडिंग टू 2। और जब टेंडिंग टू 2 होगा तो उस केस में यह जो पावर, यह जो वैल्यू है हर बार डिफाइंड नहीं होने वाली, इसलिए करेक्ट आंसर वुड बी 0। 0 लेने पर क्या होता है, ये 1/2 बनता है, प्लस का 1/2। तो जब प्लस का 1/2 बनता है और उसकी पावर चाहे पॉजिटिव कुछ भी रैशनल नंबर में हो, वो हमेशा डिफाइंड होगा, तो इसलिए जो लिमिट होगी उस केस में 1/4 आ जाएगी। तो एक बार मैं आपको निचोड़ बता दूं कि अगर a2 होता है तो ये जो बेस है ये एक नेगेटिव नंबर बन जाता है। नेगेटिव नंबर बनने के कारण जो पावर है वो 2 की तरफ जा रही है, नो डाउट इन इट, लेकिन जब 2 की तरफ जाती है तो रास्ते में बहुत सारे रैशनल्स और बहुत सारे इररैशनल्स आते हैं। जब जब रैशनल्स रास्ते में आएंगे, और वो भी किस फॉर्म के, मान लो 2 की पावर 2 माइनस, वो भी किस फॉर्म के, 2 प्लस या माइनस 1/2 की पावर n फॉर्म के जो रैशनल्स आएंगे इसके आस पड़ोस में फॉर वेरी लार्ज n, तो आप समझ सकते हैं यह ऐसे लिखा जा सकता है +-1/2 की पावर n, और यह डिफाइंड नहीं है रियल नंबर्स में। तो कहना चाहिए बीच बीच में यह डिफाइंड, ये जाएगा 1/4 फिर नॉट डिफाइंड, 1/4 कभी नॉट डिफाइंड, कभी 1/4 कभी नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि जब आप 1 की तरफ बढ़ेंगे ये पावर 2 की तरफ बढ़ेगी, और जब पावर 2 की तरफ बढ़ेगी तो उसमें इन्फिनिटली मेनी रैशनल्स इस फॉर्म के आते रहेंगे। तो जब जब इस फॉर्म की पावर आएगी, है ना, जब यानी कुल मिला के एक ऐसा रैशनल नंबर जिसका बेस, उसका जो डिनोमिनेटर है वो एक इवन नंबर होगा, तब उस केस में यह डिफाइंड नहीं होगा। यानी कि कभी कभी तो इसकी वैल्यू 1/4 की तरफ टेंड करेगी और कभी ये नॉट डिफाइंड होगा, 1/4 नॉट डिफाइंड, 1/4 नॉट डिफाइंड, ऐसे ऑसिलेट सी करती रहेगी। तो हम उस केस में कह सकते हैं इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी जब x 1 की तरफ जाए। तो कुल मिलाकर a शुड बी 0, therefore the correct answer in this case will be 0। तो लार्जेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू, सर आंसर आ गया 0। तो इसमें सबसे ज्यादा धोखा बच्चों को लगा था कि वैल्यू उन्होंने क्या ले ली थी, 2 ले ली थी। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। हियर इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये आया था JEE एडवांस 2020-23 में। नाउ लेट अस सी व्हाट डज दिस प्रॉब्लम से। ये प्रॉब्लम कहता है f 0 से 1 में एक फंक्शन है डिफाइंड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4x, x माइनस हाफ 1/4 का स्क्वायर और x माइनस हाफ, और आपको देखना है ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, 0 से 1 ओपन इंटरवल में इसे एनालाइज करना है। ठीक है, नाउ लेट अस एनालाइज दिस फंक्शन 0 से 1 ओपन इंटरवल में। तो fx जो मेरे पास है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4x इंटू एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1/4, यही है शायद, x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर है, x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस हाफ, और x कहां से कहां तक है, 0 से 1। हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ब्रेक्स वेयर इट बिकम्स एन इंटीजर। तो 4x की अगर रेंज देखी जाए तो 4x आएगा 0 से 4, और ये इंटीजर बनेगा कब, जब 4x 1 बन जाए, 2 बन जाए, 3 बन जाए। तो x इज इक्वल टू 1/4, 1/2 और 3/4, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4x इज डिसकंटिन्यूअस एट दीज पॉइंट्स, is discontinuous at x equal to 1/4, 1/2 and 3/4। इन पॉइंट्स पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन 1/2 पर जो साथ में प्रोडक्ट है, इसके लिए एक छोटा सा रिजल्ट आपको याद होगा, याद नहीं है तो याद रख लीजिए, fx इंटू जी एक्स, fx इंटू जी एक्स। मान लीजिए f is discontinuous at x बराबर a, is discontinuous at x equal to a with finite LHL and RHL,
एंड एफ ए इज डिफाइंड एंड एफ ए इज ऑल्सो डिफाइंड, और एफ ए डिफाइंड भी है, इज डिफाइंड। अगर एफ में ये खासियत है, और जी कैसा है, जी इज अ डेरिवेबल फंक्शन, जी इज डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू ए, एंड जी ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो अगर यह है इस तरह का प्रोडक्ट है फंक्शंस का, और जहां पर f इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, देन दिस इंप्लाइज h इज कॉन्टिन्यूअस। g इज डेरिवेबल नहीं बल्कि कंटिन्यूअस कहना चाहिए, हम कंटिन्यूअसली की बात कर रहे हैं, एंड g इज कॉन्टिन्यूअस, नॉट डेरिवेबल बल्कि कंटिन्यूअस, थोड़ा हल्की कंडीशन लगा लो, एंड g कैसा हो, कंटिन्यूअस, देन h इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर a। तो यह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा x इक्वल टू a पर। तो ये चीज याद रखेंगे कि वैसे तो एक फंक्शन कंटिन्यूअस हो और दूसरा डिसकंटिन्यूअस हो, तो उनके प्रोडक्ट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि वो कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, बट अंडर सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टांसेस जहां पर f डिसकंटिन्यूअस हो लेकिन उसकी फाइनाइट LHL RHL हो, और f ऑफ a डिफाइंड हो, और साथ में जो फंक्शन gx है वो a पर वैल्यू 0 ले रहा हो और कंटिन्यूअस हो, तो जो प्रोडक्ट है वो डेफिनेटली कंटिन्यूअस होगा। तो इस केस में जो ये फंक्शन है 4x, और ये साथ में जो फंक्शन है, ये अगर देखा जाए इसको मैं gx कह लूं, इफ आई थिंक ऑफ इट एज gx एंड दिस एज fx, तो आप देख सकते हैं ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है कहां पर, 1/4 हाफ और 3/4 पर। ग्रेटेस्ट इंटीजर की खूबसूरती इसी बात की है कि उसकी वैल्यू हर इंटीजर पॉइंट पर, उसके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइनाइट होते हैं, और हर इंटीजर पर वो डिफाइंड भी होता है। यानी कहने का मतलब है ये फंक्शन, ये वाली जो कंडीशन है डिसकंटिन्यूअस है विद फाइनाइट LHL RHL सेटिस्फाई करता है, और साथ में हर इंटीजर पर ये डिफाइंड भी होगा। जब जब ये इंटीजर बनेगा डेफिनेटली ये डिफाइंड होगा। तो ये 1/4 पर भी डिफाइंड है, हाफ पर भी डिफाइंड है, 3/4 पर भी डिफाइंड है, और इन सभी पॉइंट्स पर इसकी जो लिमिट है LHL और RHL वो कैसी आ रही है, फाइनाइट आ रही है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि f तो ये वाला फंक्शन तो वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। gx क्लियरली gx जो हमारे पास है, अगर मैं इसको भी के लिए phi x कह दूं, है ना, phi x कह देता हूं, तो अभी के लिए जो gx हमारे पास है x माइनस 1/4 का स्क्वायर और x माइनस हाफ, ये क्या है, g ऑफ 1/4 भी 0 है और g ऑफ हाफ भी 0 है, और ये फंक्शन एंड इज कंटिन्यूअस, एंड ये कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है एट x बराबर हाफ और 1/4। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज जो प्रोडक्ट फंक्शन है fx जो कि है phi x इंटू gx becomes continuous at x equal to half एंड 1/4। ये हाफ और 1/4 पर कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। यानी सिर्फ एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बचा, और वो क्या बचा, तो दिस इंप्लाइज fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4x इंटू x माइनस 1/4 का स्क्वायर इंटू x माइनस हाफ इज डिसकंटिन्यूअस, कहां पर, इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3/4 ओनली। तो हम कह सकते हैं सिर्फ 3/4 पर ही डिसकंटिन्यूअस बचा। तो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली 1 point in 0 to 1, yes correct, there exactly 1 point, the function is not differentiable continuous, but अब डिफरेंशियबिलिटी की बात करनी है, यानी अब बाकी पार्ट्स के लिए वी हैव टू टॉक ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। तो ये 1/4 जब हमने x को 3/4 पर देखा तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस तभी हो सकता था जब ये 3/4 वाला जो साथ में प्रोडक्ट है वो 0 बन जाता, लेकिन वो 0 नहीं बन रहा, तो यहां पर इस केस में ये 3/4 पर कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में पढ़ते हैं, जो प्रयास बैच में पढ़ रहे हैं, जो जितने ही बच्चे हैं जो प्रयास बैच में हमारे साथ पढ़ रहे हैं, वो सब यह जानते हैं कि यह प्रोडक्ट जब 3/4 पर देखा जाए तो 3/4 पर डिसकंटिन्यूअस होगा ही होगा, क्योंकि 3/4x ग्रेटेस्ट इंटीजर जो 4x है वो 3/4 पर डिसकंटिन्यूअस है, साथ वाला जो फंक्शन है उसकी वैल्यू उस पॉइंट पर 0 नहीं बन रही, तो देयरफॉर दिस विल बी डिसकंटिन्यूअस। अब बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी की।
तो अगर मैं डिफरेंशियबिलिटी की बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है, क्लियरली 3/4 is a point of non-differentiability. Clearly x equal to 3/4 is also a point of non-differentiability. क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है किसी पॉइंट पर तो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल भी नहीं होता। तो x equal to 3/4 एक तो पॉइंट है ही है, पक्का है। क्या और पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे तो देखना पड़ेगा। तो fx अगर मैं डिफाइन करूं 0 से हाफ के बीच में, 0 से 1/4 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से 1 के बीच में 0 होगा क्योंकि 4x 0 से 1 होगा तो ये 0 आ जाएगा। और अगर x 1/4 से लेकर 1/2 के बीच में देखूं तो इट विल बी जस्ट x माइनस 1/4 का स्क्वायर इंटू x माइनस हाफ का पावर 1। और फिर जब x 1/2 से लेकर 3/4 के बीच में होगा तो x माइनस, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा 2 इंटू x माइनस 1/4 का स्क्वायर इंटू x माइनस हाफ। और जब x 3/4 से 1 के बीच में होगा, यहां 0 पर मैं इक्वलिटी मुझे नहीं लगानी चाहिए क्योंकि डोमेन में नहीं है ये, ठीक है। तो उस केस में आ जाएगा 3 इंटू x माइनस 1/4 का स्क्वायर और x माइनस हाफ। तो इसके जो प्रोबेबल पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है वो हाफ और 1/4 है। तो अगर मैं हाफ और 1/4 पर देखूं एट x इक्वल टू हाफ, अगर मैं डेरिवेटिव फंक्शन ही निकाल लूं सीधा f डैश ऑफ x, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 0 और 2 इंटू एक्स माइनस 1/4 इंटू एक्स माइनस हाफ और फिर प्लस x माइनस 1/4 का स्क्वायर, यह आएगा। और इसी तरह से इसका डेरिवेटिव 4 इंटू एक्स माइनस 1/4 इंटू एक्स माइनस हाफ प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1/4 का स्क्वायर। और लास्ट वाला जो आ जाएगा दिस विल बी 3 इंटू 2 6 एक्स माइनस 1/4 एक्स माइनस हाफ फिर प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। एंड दिस विल बी डिफाइंड, और ये कहाँ डिफाइंड होगा, डेरिवेटिव अगर देखें तो वी विल डिफाइन दिस फ्रॉम 0 से 1/2 1/4 और ये 1/4 से 1/2 और यह है 1/2 से 3/4 और यह है 3/4 से 1। ये डेरिवेटिव फंक्शन हो गया। अब 2 पर अगर हाफ पर अगर मैं देखता हूं 1/4 पर राइट हैंड डेरिवेटिव 0 आएगा। RHD एट 1/4 इज 0। RHD एट 1/4, RHD एट x इक्वल टू 1/4 इज 0 इज इक्वल टू LHD। उसका मतलब फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। का मतलब सॉरी फंक्शन कैसा है, डेरिवेबल। तो f इज डेरिवेबल एट 1/4। 3/4 पर तो नॉन डेरिवेबल है ही, 1/4 पर डेरिवेबल आ गया, कंटिन्यूअस तो था ही। अब 1/2 पर अगर देखें, 1/2 पर अगर देखें, इफ वी लुक एट 1/2 तो 1/2 पर लेफ्ट हैंड वाला जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा 0 और ये 1/4 का स्क्वायर 1/16। तो एट x इक्वल टू हाफ LHD इज 1/16 और RHD अगर देखते हैं, इफ यू लुक एट RHD हाफ पर, दिस इज 0, दिस इज 1/16 1/8 1/8 नॉन डेरिवेबल क्योंकि LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, नॉन डेरिवेबल एट x इक्वल टू 1/2। तो ये 1/2 पर डेरिवेबल नहीं है। तो कुल मिलाकर पॉइंट्स ऑफ नॉन डेरिवेबिलिटी क्या बच गए, सब पॉइंट्स ऑफ नॉन डेरिवेबिलिटी हो गए x इक्वल टू 3/4 एंड हाफ। 3/4 एंड हाफ आर द पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। हमने इसको डायरेक्ट डेरिवेटिव कर लिया, ठीक है ना। यहां पर f डैश निकाल लिया, f डैश निकाल लिया और f डैश निकालने के बाद हमने LHD RHD यहां से देखा तो ये हाफ पर डेरिवेबल नहीं आ रहा था
और 1/2 पर डेरिवेबल नहीं आ रहा था। ठीक है, 3/4 पर तो डिसकंटिन्यूस है ही, तो डेरिवेबल ऑटोमेटिकली होगा ही नहीं। सो व्हाट आई कैन से इज 3/4 and half। तो अब जरा देखें, देयर एग्जैक्टली वन पॉइंट एट विच फंक्शन इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। हाँ, एग्जैक्टली एक ही पॉइंट ऐसा है जहां फंक्शन कंटिन्यूस है और डेरिवेबल नहीं है, और वो पॉइंट क्या है, x इक्वल टू हाफ। x इक्वल टू हाफ पर फंक्शन कंटिन्यूस है लेकिन डेरिवेबल नहीं है। तो देयर इज एग्जैक्टली वन पॉइंट एट विच फंक्शन इज कंटिन्यूस बट नॉट डेरिवेबल। यस, दैट इज x इक्वल टू हाफ। f is not differentiable at more than 3 points. This is wrong. F is not differentiable at exactly 2 points. This is correct. So therefore the correct answer is Delhi in this case. So the answers are A, B and D, and that is all from my side as of today. I hope you enjoyed this lecture and learned something out of it. जो भी हमने यहाँ questions किए हैं, मुझे उम्मीद है कि आपने ये क्वेश्चन मेरे साथ साथ खुद बना के देखे होंगे। अगर आपने खुद बना के देखे हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर हम मानते हैं हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो 20 में से आपका स्कोर क्या रहा, आपने खुद कितना सही किया, नीचे अपना स्कोर ज़रूर लिखिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।